हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम जो है छत्तीसगढ़ बोर्ड में जो है विज्ञान का तीसरा चैप्टर ऊष्मा और तापमान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम जो कि बोर्ड एग्ज़ाम है 2026 में होने वाला है, उसके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू है उनको देखेंगे। तो आप अगर 10वीं क्लास में है तो इस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला सही विकल्प दिया है, वस्तु ए व वस्तु बी में से वस्तु ए की विशिष्ट ऊष्मा वस्तु बी की तुलना में कम है। तो बताना है कि कौन सी वस्तु जो है वो जल्दी गर्म होगी, है ना? एक वस्तु है आपके पास ए और दूसरी वस्तु बी है ना? जिसमें ए की जो विशिष्ट ऊष्मा जो है वस्तु बी की तुलना में कम है, यानी कि ए की विशिष्ट ऊष्मा क्या है, बी से कम है। तो बताना है कि कौन सी वस्तु जो है वो जल्दी गर्म होगी। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु ए जल्द गर्म हो जाएगी, है ना? वस्तु ए आपका जल्द गर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे अगला ऑब्जेक्टिव है, नीचे दी गई वस्तुओं में कौन सी वस्तु ऊष्मारोधी है ना? ऊष्मारोधी यानी कि ऊष्मा को रोकने वाली। तो कौन सी वस्तु है जो ऊष्मा को रोक सकती है? तो इसका सही आंसर होगा एस्बेस्टॉस। क्या होता है एस्बेस्टॉस? तो यह ऊष्मारोधी वस्तु होती है जो कि ऊष्मा को क्या करती है, रोकती है। तो ध्यान रखेंगे, ऊष्मारोधी एस्बेस्टॉस। अगला आपका ऑब्जेक्टिव है, नीचे दी गई कौन सी वस्तु में ऊष्मा का संचार संवहन द्वारा नहीं हो सकता, है ना? आपने ऊष्मा संचरण की 3 विधियाँ पढ़ी होगी, चालन, संवहन और विकिरण, है ना? तो यहाँ पे आपको संचार यानी कि संवहन के लिए कौन-सी नहीं हो सकती वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्वात, है ना? निर्वात जो होता है वो विकिरण द्वारा किया जाता है। याद रखना, विकिरण किसके द्वारा? विकिरण के द्वारा, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं, 1 ग्राम पानी का ताप 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है ना? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर जो है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, वो पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा 1 कैलोरी। क्या होगा? 1 कैलोरी। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा हो सकता है ना? ऊष्मा संचरण का चालन जो है चालन द्वारा हो सकता है ना, ऊष्मा का संचरण। तो यहाँ पे आपका कौन सा विकल्प सही होगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस, है ना? तो ठोस में जो है ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल ठोस माध्यम में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। ठोस में रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन प्रसार का अनुपात होता है। तो इसका सही आंसर होगा 1:2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को आप देखने से पहले एक बार बुक से ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ताकि आपको इसमें ऑब्जेक्टिव बनाने में मदद मिले, है ना? ये आपको रिवीज़न कराने के लिए बनाया जा रहा है, इस बात को ज़रूर से ध्यान रखिएगा, जल्दी-जल्दी रिवीज़न करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेखीय, क्षेत्रीय व आयतन तीनों प्रसार निम्न में से किस वस्तु में हो सकता है ना? जो रेखीय प्रसार है, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार है, ये किन वस्तुओं में हो सकता है वो आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा लोहा, है ना? एक ठोस माध्यम में तीनों प्रसार जो है वो हो सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ऊष्मारोधी पदार्थ है ना? जो ऊष्मारोधी पदार्थ है वो कौन-सा है? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे एबोनाइट, है ना? एक अभी हमने आगे पढ़ा था इससे पहले ही कि एक एस्बेस्टॉस जो होता है वो भी एक ऊष्मारोधी पदार्थ है ना? तो यहाँ पे एबोनाइट या फिर आप एस्बेस्टॉस को लगा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ताप का एसआई मात्रक होता है ना? बहुत ही ईज़ी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्यान रखिए, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। क्या है? केल्विन। अगला प्रश्न देखते हैं,
300 केल्विन का सेल्सियस पैमाने में तापमान होगा, है ना? 300 केल्विन को आपको सेल्सियस पैमाने में बदलना है। तो सेल्सियस में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे 273 से, है ना? तो 300 माइनस कर देंगे 273, तो ये आपका आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में, यानी कि आपका आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। क्या आंसर आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस, है ना? जब भी आपको केल्विन को सेल्सियस में बदलना हो तो 273 से उसे घटा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ठोस में रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है ना? जो ठोस माध्यम है उसमें रेखीय प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है। तो इसका सही आंसर होगा आधा होता है। कितना होता है? आधा होता है। अगला प्रश्न है, ठोस में आयतन प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक होता है। तो ठोस में आयतन प्रसार गुणांक और रेखीय प्रसार गुणांक कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 गुना। कितना होता है? 3 गुना। इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है, परम शून्य ताप है। क्या है? परम शून्य ताप। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा। -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन को परम शून्य ताप कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है उचित संबंध जोड़िए, है ना? यानी कि सही जोड़ी आपको यहाँ पे मिलाना है। तो पहला है आपका, ऊष्मा एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में संचरण होता है ना? ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो जाता है? संचरण होता है। तो यह होगा आपका संवहन द्वारा। किसके द्वारा होता है? संवहन द्वारा। तो पहले का हो जाएगा बी, संवहन। अगला देखते हैं यहाँ पे, ऊष्मा का एसआई मात्रक, है ना? ऊष्मा का एसआई मात्रक जो कि आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड 2019, 20 और 22 सेट में पूछा गया। तो इस प्रश्न को जरूर से ध्यान दीजिएगा, है ना? बोला जा रहा है ऊष्मा का एसआई मात्रक। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला आपका सही जोड़ी दिया है, गर्माहट व ठंडक का स्तर कहलाता है। गर्माहट और ठंडक का स्तर आपका तापमान कहलाता है। क्या कहते हैं उसे? तापमान कहते हैं। चलिए अगला जो है सही जोड़ी दिया है, तापमान में परिवर्तन, है ना? तापमान में जो परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है? तो तापमान में परिवर्तन आपका ऊष्मीय ऊर्जा के आदान प्रदान का होता है ना? ऊष्मीय ऊर्जा का आदान प्रदान के कारण तापमान में क्या आते हैं? चेंजेस, परिवर्तन आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए उपयोग में ली गई ऊष्मा को कहते हैं ना? जो भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं उसके लिए ली गई ऊष्मा को हम किस रूप में जानते हैं? उसे हम गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा के रूप में भी जानते हैं। अगला है, ऊष्मा का कुचालक है ना? ऊष्मा का कुचालक कौन होता है? तो ऊष्मा का कुचालक लकड़ी होता है, यानी कि इसमें से ऊष्मा को बाहर या फिर अंदर नहीं आने देता है, यानी ऊष्मा को रोक कर रखता है। कौन? लकड़ी। ऊष्मा का कुचालक कौन है? लकड़ी। आपके 2018 सेट में पूछा गया है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप, है ना? परम शून्य किसे कहते हैं? तो परम शून्य -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य के रूप में जाना जाता है, या 0 केल्विन भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है। जो फ़ारेनहाइट थर्मामीटर है वह क्या है? तो वह है आपका डेनियल गैब्रियल, है ना? याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। डेनियल गैब्रियल जो है फ़ारेनहाइट थर्मामीटर, है ना? अगला प्रश्न है, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ये आपके अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, है ना? अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं ना? ऊष्मा को छिपा कर रखता है। और जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है? 2024 छत्तीसगढ़ सेट में पूछा गया है ना कि विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो ध्यान रखिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक आपका जूल पर किलोग्राम सेल्सियस होता है। क्या होता है? जूल पर किलोग्राम सेल्सियस, है ना? तो ये आपका जूल पर किलोग्राम सेल्सियस विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा। अगला है आपका ऊष्माधारिता का मात्रक है ना? तो ऊष्माधारिता का मात्रक होता है आपका यहाँ पे जू जूल पर सेल्सियस, है ना? जूल पर सेल्सियस जो है आपका ऊष्माधारिता का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, अगला जो सही जोड़ी है, परम ताप पैमाना है। तो परम ताप पैमाना आपका क्या होता है? केल्विन। क्या होता है परम ताप पैमाना? केल्विन के रूप में जानते हैं। आगे देखते हैं आपका, और यहाँ पे सही जोड़ी दिया गया है तो इसको भी आप ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। सेल्सियस पैमाने का निम्न बिंदु, है ना? जो सेल्सियस पैमाना है उसका निम्न बिंदु क्या है? तो वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है सेल्सियस पैमाने का उच्च बिंदु, है ना? सेल्सियस पैमाने का उच्च बिंदु जो होता है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है? सेल्सियस पैमाने का उच्च बिंदु 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट पैमाने का निम्न बिंदु है। जो फ़ारेनहाइट पैमाना है तापमान को मेज़र करने के लिए, नापने के लिए, उसका निम्न बिंदु क्या है? तो उसका निम्न बिंदु होता है आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या याद रखेंगे? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपके फ़ारेनहाइट पैमाने में निम्नतम बिंदु या सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने का उच्च बिंदु, है ना? फ़ारेनहाइट पैमाने का उच्चतम बिंदु जो होता है वह कौन-सा है? तो याद रखिएगा, उच्चतम बिंदु आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। उच्चतम बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ते हैं, केल्विन पैमाने का निम्न बिंदु, है ना? केल्विन पैमाने का निम्न बिंदु कौन है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, केल्विन पैमाने का जो निम्न बिंदु है 273 डिग्री, 273 केल्विन, है ना? कितना होता है? 273 केल्विन। इसी तरीके से आपका छठवां जो सही जोड़ी है, केल्विन पैमाने का उच्च बिंदु, है ना? केल्विन पैमाने का उच्चतम बिंदु जो होता है वो होता है आपका 373 केल्विन। क्या है? 373 केल्विन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा। ऊष्मा जो है वह क्या है ना? तो ऊष्मा जो है एक तरह की ऊर्जा होती है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि आपके छत्तीसगढ़ 2022 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है ना। ऊष्मा क्या है करके आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है, शरीर का ताप, है ना? शरीर का ताप कितना होता है? वह केल्विन में होता है आपका 310 केल्विन। ध्यान रखिएगा, शरीर का जो ताप होता है वो 310 केल्विन अगर केल्विन में पूछे, और अगर आपको सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना? और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है ना? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो इन पॉइंट को आप ज़रूर से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका इसी चैप्टर में रिक्त स्थान भी दिया है ना, तो रिक्त स्थान भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं, है ना? और अक्सर अभी पूछेंगे भी, जिस तरीके से ब्लूप्रिंट में सेट किया गया है ना। तो चलिए रिक्त स्थान को भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला रिक्त स्थान दिया है, ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं है बल्कि खाली स्थान है ना। ऊष्मा क्या है? कोई भी पदार्थ नहीं बल्कि वह एक ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा है, जो कि आपके सेट 2019 और 24 में पूछा गया है। तो इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि ऊष्मा कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। चलिए आगे देखते हैं, खाली स्थान के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना? तो ऊष्मा का स्थानांतरण यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ऊष्मा किस रूप में जाती है? तो याद रखिएगा, तापांतर के कारण। किसके कारण? तापांतर, यानी ताप में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है ना? ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। 2020 में पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण केवल खाली स्थान से संभव है ना? चालन के द्वारा ऊष्मा का संचरण
केवल खाली स्थान से संभव है ना, तो चालन में केवल ठोस माध्यम में होता है। किसमें? ठोस माध्यम में जो है चालन से ऊष्मा का संचरण संभव है। आगे बढ़ते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती है ना। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण की ऊष्मा संचरण हेतु खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती, तो माध्यम की है ना, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आपने ऊष्मा संचरण की 3 विधियां पढ़ी होगी, चालन, संवहन और विकिरण। तो विकिरण के लिए किसी भी तरीके की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, या खाली स्थान दिया है, पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए ली गई या दी गई ऊष्मा, है ना, के कारण तापमान में बदलाव खाली स्थान होता है ना। भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन है, या तो ऊष्मा ली जाती है या दी जाती है, जिसके कारण ऊष्मा के तापमान में जो बदलाव आता है वह किसके कारण आता है ना। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा बदलाव नहीं होता। क्या होता है? बदलाव नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं। छठवां खाली स्थान दिया है आपका, खाली स्थान को फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है ना। मॉडर्न फिजिक्स का फादर किसे कहते हैं, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का आधुनिक भौतिक का पिता किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, गैलीलियो को। किसको? गैलीलियो को, है ना। गैलीलियो को जो है आधुनिक, है ना, आधुनिक फिजिक्स का क्या, या भौतिक का पिता कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। फ़ारेनहाइट के न्यूनतम व उच्चतम तापमान को समान अंतराल के खाली स्थान भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 180 भागों में क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। आठवां प्रश्न, 1 कैलोरी बराबर खाली स्थान जूल होता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल। कितना होता है? 4.18 जूल होता है। अगला प्रश्न है, केल्विन के न्यूनतम व उच्चतम मान को समान अंतराल के खाली स्थान भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसे 100 भागों में विभाजित किया जाता है ना। अगर आपसे केल्विन के लिए पूछे तो 100 भागों में, और अगर फ़ारेनहाइट के लिए पूछे तो ध्यान रखिएगा 180 भागों में उसको विभाजित किया जाता है। दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपके एग्ज़ाम में जो बोर्ड एग्ज़ाम में उनमें से जो है ऊष्मा संचरण और तापमान से जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको एक बार आप ज़रूर से रीड करके जाइएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का खाली स्थान होता है। तो आयतन प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक का 3 गुना होता है। कितना होता है? 3 गुना होता है। आपने रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक, अल्फा, बीटा और गामा, है ना, ये जो होते हैं 1:2:3 रेशियो में होते हैं ना। ये आपने रिलेशन पढ़ा होगा, तो उसी से यह सवाल बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का खाली स्थान होता है, वह होता है आधा। कितना होता है? आधा होता है। कितना? आधा। अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप खाली स्थान डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा कि परम शून्य ताप जो होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला खाली स्थान है, चालक का ताप बढ़ने से उसका खाली स्थान बढ़ता है ना। कोई भी चालक है, उसका ताप बढ़ने से खाली स्थान बढ़ता है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रतिरोध जो है वह बढ़ते जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? प्रतिरोध खाली स्थान में आ जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर का, ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिक अवस्था में परिवर्तन के लिए पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा को खाली स्थान कहते हैं ना। जो भौतिक अवस्था है में परिवर्तन के लिए पदार्थ द्वारा ली गई ऊष्मा को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम गुप्त ऊष्मा, है ना, यानी लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के रूप में जानते हैं। तो
आप जो है इस प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा, है ना? क्योंकि ये आपके गुप्त ऊष्मा से रिलेटेड बहुत सारे अभी हमने आपके सही जोड़ी और खाली स्थान इसके अलावा सही विकल्प में भी देखा है ना? तो गुप्त ऊष्मा एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो इसको ज़रूर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि 1 नंबर भी आपके लिए बहुत मायने रखता है। चलिए आगे देखते हैं। 27 डिग्री का केल्विन पैमाने में मान है ना? 27 डिग्री जो सेल्सियस है का केल्विन पैमाने पे मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन। क्या होगा? 300 केल्विन। ये जो है आपको सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें 273 में क्या जोड़ देंगे? केल्विन जोड़ देंगे, है ना? तो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस को जोड़ देंगे तो आपका केल्विन में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये फ़ॉर्मूला जो है आपने पढ़ा होगा। चलिए आगे देखते हैं, तापमान में परिवर्तन खाली स्थान के आदान-प्रदान के कारण होता है। तो तापमान में परिवर्तन ऊष्मा के आदान-प्रदान के कारण होता है ना? छत्तीसगढ़ 2024 सेट ए में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को ज़रूर पढ़िएगा कि ऊष्मा के आदान-प्रदान के कारण जो है तापमान में परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है आपका, विकिरण द्वारा ऊष्मा खाली स्थान की चाल से ही सरल रेखा में संचारित होती है। वह हो जाएगा आपका प्रकाश। क्या होगा? प्रकाश का की चाल से, है ना? प्रकाश की चाल से जो है सरल रेखा में संचारित होती है ना? क्योंकि विकिरण के लिए तो है किसी भी तरीके के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, अगला खाली स्थान जो कि आपका लास्ट है आज का, ऊष्मा के उत्तम अवशोषक ऊष्मा के अच्छे क्या होते हैं? तो वह होते हैं उत्सर्जक होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जक होते हैं ना, जो ऊष्मा को अच्छी तरीके से अवशोषित करता है यानी सोखता है, तो उसी तरीके से वह ऊष्मा को क्या करता है? एमिट करता है, उत्सर्जित भी करता है। तो यहाँ पे आपका उत्सर्जक आ जाएगा। तो ये थी आपके तापमान, है ना? तापमान और जो है ऊष्मा से रिलेटेड प्रश्न, जो कि आपके पार्ट 3 में पूछा गया है ना, पार्ट 3 जो है ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे और आपके क्या थे? सही विकल्प, यानी कि आपके खाली स्थान और सही जोड़ी थी, है ना? उम्मीद करते हैं आपको ये सारे प्रश्न समझ आए होंगे। इन वीडियो को आप सबसे पहले अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, आपका एक तरीके से रिवाइज़ हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।